दोस्तों, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में पनीर की कोई डिश ऑर्डर करते हैं तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर ये पनीर बना किस चीज़ से है? क्या ये सच में दूध से बना हुआ पनीर है या सिर्फ दिखने में पनीर जैसा है? क्या रेस्टोरेंट वाला आपको ये बताता है कि आपकी प्लेट में जो पनीर परोसा जा रहा है वो असली डेयरी पनीर है या फिर एनालॉग पनीर? और अगर वो असली पनीर नहीं है तो क्या आपको इसके बारे में बताया जाना चाहिए? ज़रा सोचिए, आप जिस पनीर के लिए 200, 300 या 500 रुपए तक खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें दूध से बना पनीर है ही नहीं, तो फिर आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि अगर इसे फेक पनीर कहा जा रहा है, तो फिर सरकार इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर देती? यही वो सवाल है जिसकी वजह से इन दिनों एनालॉग पनीर को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र से शुरू हुई कार्रवाई अब गुजरात और छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है। रेस्टोरेंट से लेकर सप्लायर्स तक जांच की जा रही है और कई जगहों पर ऐसे उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आखिर कार्रवाई क्यों हो रही है? एनालॉग पनीर होता क्या है? इसे बनाया क्यों जाता है? क्या इसे खाना खतरनाक है? और क्या आने वाले दिनों में पूरे देश में इस पर बैन लग सकता है? सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हुई एक बड़ी कार्रवाई अब गुजरात और छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है। और सवाल सीधा, क्या देश में अब एनालॉग पनीर यानी कि कथित फेक पनीर पर पूरी तरह से बैन लगने वाला है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, अगर ये फेक पनीर है तो इसे अभी तक गैर कानूनी क्यों नहीं माना गया? और अगर इसे कानून कुछ परिस्थितियों में बेचने की इजाजत देता है तो फिर महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस पर बैन क्यों लगा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक अधिकारी का नाम लगातार सुर्खियों में है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे। अपने पूरे प्रशासनिक करियर में करीब 25 बार ट्रांसफर के लिए चर्चा में रहे तुकाराम मुंडे इस समय महाराष्ट्र के कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर हैं। और पिछले दिनों फूड सेफ्टी को लेकर जिस तरह की कार्रवाई सामने आई, उसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स और फूड सप्लायर्स के यहाँ पर जांच और छापेमारी की गई और इसके बाद सामने आया एनालॉग पनीर का मुद्दा। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या। दरअसल असली पनीर क्या होता है? दूध को गर्म किया जाता है, उसमें नींबू का रस या सिरका जैसे एसिड डालकर दूध को फाड़ा जाता है और उसके बाद दूध से अलग हुए ठोस हिस्से यानी कर्ड को दबाकर पनीर तैयार किया जाता है। यानी पारंपरिक पनीर का बेस है दूध। इसमें दूध से मिलने वाला प्रोटीन होता है, फैट होता है, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। लेकिन एनालॉग पनीर की कहानी अलग है। ये पनीर जैसा दिख सकता है, पनीर जैसा टेक्सचर हो सकता है, खाना पकाने पर यह पनीर जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका बेस दूध हो। इसे बनाने में वेजिटेबल फैट, वनस्पति तेल, स्टार्च, मिल्क सॉलिड्स, वे पाउडर, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर जैसे अलग अलग घटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि इसे एनालॉग कहा जाता है, यानी ऐसा उत्पाद जो किसी दूसरे असली खाद्य पदार्थ की नकल करता है। जैसे प्लांट बेस्ड मीट, जो देखने और खाने में मीट जैसा हो सकता है लेकिन असली मांस नहीं होता। उसी तरह एनालॉग पनीर पनीर जैसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पारंपरिक दूध से बना पनीर हो। अब सवाल आता है, ऐसा पनीर बनाया ही क्यों जाता है? तो इसका जवाब है इकोनॉमिक्स। सीधी बात है, दूध महंगा है, पनीर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में दूध चाहिए और बाजार में पनीर की डिमांड लगातार बनी हुई है। रेस्टोरेंट्स, होटल, कैटरर्स, फूड चेन, हर जगह पनीर की डिमांड है। अब जब मांग ज़्यादा हो, लागत कम करनी हो और मुनाफा बढ़ाना हो, तो कुछ निर्माता सस्ते विकल्प की तरफ जाते हैं और यहीं से एनालॉग पनीर का बाजार बनता है। असली दूध से पनीर बनाने की लागत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जबकि कुछ एनालॉग उत्पाद अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं। यानी निर्माता के लिए लागत कम और अगर इसे असली पनीर के नाम पर बेच दिया जाए तो मुनाफा और भी ज़्यादा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर किसी ग्राहक को साफ साफ बताया जाए कि डेयरी पनीर नहीं है, ये एनालॉग पनीर है, तो ग्राहक के पास फैसला लेने का अधिकार है। वो चाहे तो खरीदे और चाहे तो इनकार कर दे। समस्या तब पैदा होती है जब ग्राहक से पैसे तो असली पनीर के लिए लिए जाएं, लेकिन उसे बिना बताए एनालॉग उत्पाद परोस दिया जाए। यही उपभोक्ता अधिकारों का सबसे बड़ा सवाल है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं, क्या आप रेस्टोरेंट से पूछते हैं कि भाई ये पनीर दूध से बना है या एनालॉग है? ज़्यादातर लोग नहीं पूछते और शायद रेस्टोरेंट भी खुद से नहीं बताएगा। यही वो गैप है जहां से पूरा विवाद पैदा होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या एनालॉग पनीर भारत में गैर कानूनी है? जवाब है, सिर्फ एनालॉग होने की वजह से इसे सीधे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाए और बेचे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फूड सेफ्टी मानकों का पालन जरूरी है।
सही सामग्री का इस्तेमाल ज़रूरी है, हाइजीन ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, कंज्यूमर को गुमराह नहीं किया जा सकता। यानी अगर उत्पाद डेयरी पनीर नहीं है तो उसे इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए कि ग्राहक उसे असली दूध से बना पनीर समझ ले। और यहीं पर पूरा मामला फूड सेफ्टी से निकलकर फूड फ्रॉड और कंज्यूमर राइट्स तक पहुंच जाता है। अब जरा महाराष्ट्र की कार्रवाई पर आइए। महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी अधिकारियों की जांच के दौरान पनीर के कई सैंपल लिए गए और रिपोर्ट्स में बड़ी संख्या में सैंपल के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की बात सामने आई। कुछ मामलों में मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल फैट पाए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद रेस्टोरेंट, कैटरर्स, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा और फिर महाराष्ट्र ने एनालॉग पनीर की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 साल के प्रतिबंध का कदम उठाया। ये राज्य स्तर पर लिया गया एक नियामक कदम है। इसके बाद गुजरात ने भी कार्रवाई की और अब छत्तीसगढ़ भी इस मुद्दे पर कदम उठाने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। यानी 3 राज्यों में ये मुद्दा सीधे सरकारी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या इससे पूरे देश में एनालॉग पनीर पर बैन लग जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत में फूड सेफ्टी का सर्वोच्च नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI है, जिसका काम देश में खाद्य पदार्थों के लिए मानक तय करना, फूड बिजनेस को रेगुलेट करना, लाइसेंसिंग और निरीक्षण की व्यवस्था देखना, सैंपलिंग और टेस्टिंग कराना और फूड सेफ्टी कानूनों को लागू कराना है। लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। किसी उत्पाद का एनालॉग होना अपने आप में उसे जहरीला या गैर कानूनी नहीं बना देता। असली समस्या तब है जब उसमें घटिया या अस्वीकृत सामग्री का इस्तेमाल हो, फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हो, हाइजीन का ध्यान न रखा जाए या सबसे बड़ी बात, ग्राहक को गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचा जाए। अब बात आती है सेहत की। क्या एनालॉग पनीर खाने से तुरंत कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी? ऐसा सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। किसी भी उत्पाद का जोखिम उसकी सामग्री, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर पनीर खा रहा है कि उसे दूध से मिलने वाला प्रोटीन और कैल्शियम मिल रहा है, जबकि असल में उत्पाद की संरचना अलग है, तो ये पोषण के स्तर पर भी उपभोक्ता को गुमराह करने वाली स्थिति हो सकती है। खासकर तब जब सस्ते वेजिटेबल फैट या अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो और ग्राहक को इसके बारे में बताया ही ना गया हो। यानी समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या खाया, समस्या ये भी है आपको बताया क्या गया था। और यही इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। अब एक और बड़ा सवाल इसी से जुड़ा है, वो है डेयरी किसानों का। भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में और करोड़ों लोगों की आजीविका डेयरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। अमूल, मदर डेयरी और नंदनी जैसी बड़ी डेयरी संस्थाओं से लेकर छोटे डेयरी फार्मर्स तक पूरा सेक्टर दूध की मांग पर निर्भर करता है। अगर बाजार में असली दूध से बने पनीर की जगह बड़े पैमाने पर सस्ते विकल्प आने लगे तो लंबे समय में इसका असर दूध की मांग पर भी पड़ सकता है। ये डेयरी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी घातक है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पूरे भारत में एनालॉग पनीर पर बैन लगना चाहिए? फिलहाल इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ उपभोक्ता को असली उत्पाद की जानकारी मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ कानून के दायरे में आने वाले वैकल्पिक खाद्य उत्पादों को भी स्पष्ट नियमों के तहत रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ है, अगर कोई उत्पाद पनीर नहीं है तो उसे पनीर बताकर बेचना उपभोक्ता के साथ धोखा है। और अगर किसी रेस्टोरेंट में पनीर की डिश बेची जा रही है तो ग्राहक को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसके खाने में इस्तेमाल किया गया उत्पाद वास्तव में क्या है। यानी असली समाधान सिर्फ बैन नहीं, सख्त लेबलिंग, पारदर्शिता, रेगुलर टेस्टिंग और सख्त कार्रवाई भी है। और एक बात और, सोशल मीडिया पर आपको कई वीडियो मिलेंगे जहां लोग घर पर आयोडीन डालकर या अलग अलग घरेलू तरीकों से पनीर असली या नकली पहचानने का दावा करते हैं। लेकिन हर वायरल टेस्ट को वैज्ञानिक टेस्ट मान लेना ठीक नहीं है। फूड की वास्तविक संरचना जानने के लिए प्रामाणिक लेबोरेटरी टेस्ट ज़्यादा भरोसेमंद तरीका है। और इसीलिए अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में पनीर की डिश ऑर्डर करें तो एक सवाल ज़रूर पूछिए, ये पनीर डेयरी पनीर है या एनालॉग? महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब नज़र इस बात पर है कि देश के दूसरे राज्य इस पर क्या कदम उठाते हैं। और इससे भी बड़ी नज़र FSSAI की अगली कार्रवाई पर होगी। क्या एनालॉग पनीर के लिए देश भर में और सख्त नियम आएंगे? क्या लेबलिंग को अनिवार्य किया जाएगा? क्या रेस्टोरेंट्स और कैटरर्स की जांच और तेज होगी, या फिर अलग अलग राज्यों की कार्रवाई ही आगे बढ़ेगी? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।